1980 में पाकिस्तान had a higher GDP per capita than India. Not slightly higher, but meaningfully higher. और यहां पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा जो कई लोगों को नहीं पता. 1980 में पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी वाज इवन हायर देन चाइना. ये वही चाइना है जो आज दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है. ये वही चाइना जिसने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है. ये वही चाइना है जो दुनिया के सबसे ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, मोर देन एनी अदर कंट्री इन हिस्ट्री. और 1980 में पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से आगे था. आज मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आज पाकिस्तान हार रहे हैं जीत रहा है. इसका जवाब हम हर रोज न्यूज में देखते हैं और हम सबको इसका जवाब मालूम है. लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम एज अ कंट्री जब हम इतनी इकोनॉमीज और कंट्री से आगे थे उस दौर के अंदर, सो आज एक्चुअली ऐसा हुआ क्या कि हम इतना पीछे आ गए. क्या हमारी कोई प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे, कोई हमारी ऐसी चॉइसेस थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से आज हमारी जो पोजीशन है वो आप सबके सामने. आगाज में करूंगा एक अहम बात से. ये वो बात है, ये वो कॉन्वर्सेशन है जो हम हमेशा ड्राइंग रूम्स में करते हैं, कॉफी शॉप्स में करते हैं. हम एक दूसरे को जब मिलते हैं हम जरूर चीज को डिस्कस करते हैं, विच इज द पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन. हम कहते हैं कि इंडिया का एक हिंदू नेशनलिस्ट प्रॉब्लम है, इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टेररिज्म का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली जो असल बात है ना, हमें फैक्ट्स को देखना है. 1947 में इंडियन पाकिस्तान वर बोथ बोर्न फ्रॉम द सेम कंट्री. सेम कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, सेम रेलवेज थी, सेम लीगल सिस्टम था, सेम करेंसी थी. फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर पार्टीशन both countries shared the same money, the same currency. At the same point, on the same day, हमने इकट्ठे start किया. Though one can still argue कि India had a better infrastructure than us and we had to build most of the things from scratch. उसके बाद जो कुछ आने वाले decades में हुआ, ये बहुत ही interesting economic case studies हैं in modern history. Not because कि एक country अच्छी एक country बुरी है, but because कि दोनों countries ने same starting point से शुरू किया, same जगह से, लेकिन डेटा में ये शो करता है कि इन डिसीजंस ने आगे क्या रिजल्ट्स यील्ड किया है. ये कहानी का वो पार्ट है जो बहुत से लोगों को हैरान करेगा. तकरीबन शुरू के 40 साल हमारी जब शेयर्ड हिस्ट्री थी थ्रू आउट द 50s, 60s, 70s एंड अप टिल द 80s, पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बाय मोस्ट ऑफ द मेजर्स वाज आइदर कंपैरेबल और अहेड ऑफ इंडिया. हमारा जीडीपी पर कैपिटा इनकम 1960 में इंडिया से हायर था, 1970 में भी हायर था, 1980 में भी उनसे ज्यादा था, और यहां तक कि 1990 तक भी उनसे हायर था. ये जो सब कुछ हुआ इसके पीछे लक नहीं थी, इसके पीछे एक सिस्टम था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे. और ये क्यों हुआ? सबसे पहले पाकिस्तान की उस टाइम जो हमारी अर्ली इकोनॉमी थी वो ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड थी एज कंपेयर टू इंडिया. नेहरू का जो इंडिया था ना, इट वाज डीपली सोशलिस्ट. उस टाइम लाइसेंस राज एक चीज चलती थी वहां. लाइसेंस राज एक ऐसा सिस्टम था इंडिया में जहां पर एवरी बिजनेस, एवरी फैक्ट्री, एवरी इंपोर्ट जो वो करते थे, दे रिक्वायर्ड अ गवर्नमेंट लाइसेंस. इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर था इट वाज स्ट्रेंगल्ड. इंडिपेंडेंस से लेकर थ्रू आउट द 90s उनका जो प्राइवेट सेक्टर था वो चोक था, वो खुल के काम नहीं कर सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइसेंस राज. हमारे भी उस टाइम अपने प्रॉब्लम्स थे, बट इस स्केल का हमारे पास उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं था. दूसरा, पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट फॉरेन एड लिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा. यूनाइटेड स्टेट्स को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए था इस रीजन के अंदर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, और वो जो पैसा था सारा उस एड का, उस रिलेशनशिप का, उसने पाकिस्तान को एक रियल इकोनॉमिक एडवांटेज दिया थ्रू द 60s एंड द 70s. तीसरा, पाकिस्तान का इस दौरान एक एग्रीकल्चरल सरप्लस था, खास तौर पे पंजाब में. ये एक जेन्युइन हमारा एक एज था. जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी जो पाकिस्तान में आई थी, इट रियली डिड वेल फॉर आवर इकोनॉमी. फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हमारी, और यहाँ पर एक रियल इकोनॉमिक मोमेंटम था वो शुरू हो गया था. तो हम जब 40 साल आगे थे तो ऐसा अचानक क्या हुआ जिसकी वजह से आज हम इंडिया से पीछे हैं? देखिए, दो ऐसी मेजर चेंजेस जो साइड बाय साइड आई साइमल्टेनियसली विद जस्ट अ फ्यू इयर्स गैप, जिन्होंने हमारी पूरी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर दिया. 1970s एक ऐसी डेकेड थी जिसने हमारा सारा इकोनॉमिक मोमेंटम और हमें अंदर से तोड़ दिया. पहला, जो भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी. देखिए, ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश को 1971 में खो दिया, और उसके बाद 1972 में भुट्टो आया और उसने बहुत ही एग्रेसिव नेशनलाइजेशन प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए. ये एशिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव थे. बैंक्स, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर, ये सारा स्टेट ने टेक ओवर कर लिया. चीनी, चावल, आटा, इन सब की जो मिल्स थी दे वर आल्सो नेशनलाइज्ड. इसकी लॉजिक ये थी कि आवाम को चीजें मिले, रीडिस्ट्रीब्यूशन की लॉजिक थी इसकी. इकोनॉमिक पावर एलीट से लेकर
अवाम को दे दी जाए और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड ऑल ऑफ दिस नेशनलाइजेशन पॉलिसी। इसके बाद क्या हुआ कि कैपिटल जो है इट लेफ्ट, इन्वेस्टमेंट ड्राइड अप, एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस वक्त पाकिस्तान को बिल्ड करे थे, प्राइवेट सेक्टर की बैकबोन थी, वो सेम वही लोग जो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करे थे, ग्रोथ ड्राइव करे थे, दे स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग। वो बाहर निकल गए, दूसरे मुल्कों की तरफ उनका रुझान हो गया। उन्होंने वहां पर अपने सेटअप्स कर लिए, इंडस्ट्रीज लगा ली, वहां पर जाके उन्होंने नए सेटअप स्टार्ट कर लिए और ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंजन के ड्राइवर्स थे। सब ये कहा जाता था कि अप टिल द 70s पाकिस्तान में 22 ऐसे खानदान हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो तकरीबन 70% इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ओन करते थे और 80% बैंकिंग सेक्टर को ये लोग ओन करते थे। लेकिन 70s के डेकेड के अंदर इन चीज़ों के बाद उन्होंने अपनी डोमिनेंस को लूज किया और उन्होंने अपने जो एसेट्स थे इन बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, उनको भी लूज किया और वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे। और आज बहुत कम फैमिलीज उनमें से हु आर स्टिल इंटैक्ट और हु आर स्टिल इन पाकिस्तान। और ये सिर्फ एक टेम्पररी डिस्ट्रप्शन नहीं थी, जो नेशनलाइजेशन थी इट कंपाउंडेड। और जब गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को टेक ओवर करती है तो दोज इंडस्ट्रीज खासतौर पे दे बिकम इनएफिशिएंट, ओवरस्टाफ्ड, पॉलिटिकली मैनेज होती हैं वो फिर, और इकोनॉमिकली डैमेज हो जाता है उनको। और आज भी पाकिस्तान बिकॉज ऑफ नेशनलाइजेशन पॉलिसीज हम इस टाइम बैकफुट के ऊपर हैं और जितनी भी स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं आज भी दे आर लूजिंग बिलियंस ऑफ रुपीज एवरी ईयर, दे आर ओवर एम्प्लॉयड एंड दे आर इनएफिशिएंट। दूसरी जो चीज है वो सोवियत इन्वेजन है अफगानिस्तान की जो 1979 में हुई। पाकिस्तान उस टाइम एक फ्रंट लाइन एलाय बन गया इन द कोल्ड वॉर और 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज दे क्रॉस्ड इनटू पाकिस्तान। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि अमेरिकन वेपनरी, टेक्नोलॉजी और पैसा आना शुरू हो गया एंड इट वेंट टू द अफगान मुजाहिदीन। ऑन द सरफेस ये ऐसा लगता था कि हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। इन द शॉर्ट रन अमेरिकन वेपनरी, टेक्नोलॉजी एंड मनी वाज लुकिंग गुड। लेकिन जो असल बात है, जो रियल कॉस्ट है, वो उस टाइम नंबर से नहीं दिखाया आपको। उस टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पर ड्रग ट्रेड और ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जो रीजन है अफगानिस्तान का, ईरान का और पाकिस्तान का, It became to be known as the Golden Crescent। यहाँ पर बहुत असला आना शुरू हो गया था, पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हो गए थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हो गए थे, रेडिकलाइजेशन होना शुरू हो गई थी और इससे क्या हुआ था कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैलना शुरू हो गई थी। जो पाकिस्तान को इस जंग की वजह से इंस्टीट्यूशनल डैमेज हुआ उसका रिजल्ट हम आज भी देख रहे हैं, उसको हम बेयर कर रहे हैं। सोवियट्स चले गए, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके वो आज भी हमारे मुल्क में हमारे साथ हैं। उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रायोरिटाइज किया कि अगर पैसा आ रहा है तो उस पैसे को एक्सेप्ट करें और बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। अब इसी दौरान इंडिया क्या करा था ड्यूरिंग द सेम ईयर? इंडिया की जो इकोनॉमी है 70s और 80s में वो ग्रो करी थी जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर, विच इज 3 to 4% पर ईयर। स्लो, ब्यूरोक्रेटिक और इट वॉज वेड डाउन बाय द लाइसेंस राज एंड इट्स ओन क्राइसिस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी थी, मूवमेंट्स चल रही थी इंडियन पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और इंडिया इस टाइम जीत नहीं रहा था। इंडिया वॉज बेरली कीपिंग अप विद द पेस। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद 1991 में अगर हम आए तो इंडिया ने एक फैसला किया और उस एक फैसले ने तकरीबन सब चीजों की ट्रेजेक्टरी इंडिया के लिए चेंज कर दी। बिफोर इंडिया मेड अ मेजर डिसीजन 1991, इसी साल वो एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरे थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, डेफिसिट का क्राइसिस था और इंडिया के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो इतने गिर गए थे कि इंडिया ने तकरीबन 67 टन्स ऑफ गोल्ड वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को रिक्वायर एज कोलैटरल टू एक्वायर शॉर्ट टर्म लोन और इसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो फंक्शनिंग की उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल किया और ये इंडिया की तारीख में एक इंतहाई ह्यूमिलिएटिंग इकोनॉमिक मोमेंट थी। और इसी इकोनॉमिक टर्मोइल और क्राइसिस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वो फैसला किया जिसने इंडिया के फ्यूचर की और बिलियन प्लस पॉपुलेशन के मुस्तकबिल को चेंज कर दिया। नरसिम्हा राव इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और मनमोहन सिंह जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और इन दोनों ने वो किया जो इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 40 साल में नहीं किया। उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन कर दिया। लाइसेंस राज जो कि इंडिया की इकोनॉमी को सफोकेट करा था, चोक करा था, उसको इन्होंने डिसमेंटल कर दिया और खत्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। इंडिया ने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर खुल गया और प्राइवेट सेक्टर वाज कंपीटिंग विद द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब ये है, व्हाट दिस मीन्स इज कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो कि पिछले कई डेकेड्स के दौरान, जो कि पिछले कई डेकेड से 3 से 4% के बीच में फंसा हुआ था, इट स्लोली बिगेन टू क्लाइम 6%, 7%, 8% and it was sustained year after year for 2 decades. IT सेक्टर जो पुराने सिस्टम के अंदर नहीं पॉसिबल था, it exploded. Infosys, Wipro, Tata Consulting Services, TCS and many others, these companies became globally competitive
क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया एंड इट स्टॉप्ड चोकिंग देम। इसी दौरान पाकिस्तान क्या करा था 1991 के अंदर? इंटरेस्टिंगली उस टाइम नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो दे वर इन द मिडल ऑफ अ डेकेड लॉन्ग पॉलिटिकल वॉर। गवर्नमेंट जो है उनको डिसमिस कर दिया जा रहा था। आवर इकोनॉमी हैड नो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इट वाज मूविंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन from India's. Unfortunately, we did not have our own 1991 economic moment. Not then, not in the 90s and not in the 2000s. और इसकी वजह से जो गैप है ना, it compounds. India grew at an average of 7% for 20 years. और इसी दौरान पाकिस्तान grew at an average of only 4% for 20 years. अभी तो डिफरेंस लग रहा है मैनेजेबल है, लेकिन ये few points का डिफरेंस है ना, अगर आप इसको कंपाउंड करें फॉर 20 ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। आज इंडिया का जीडीपी तकरीबन $4 ट्रिलियन है और हमारा जीडीपी $400 बिलियन है। 10 टाइम्स का डिफरेंस आ गया। अब ये छोटा सा जो परसेंटेज है, इसने 10 टाइम्स का डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। इंडिया की इकोनॉमी आज हमसे आगे है और हम आज इवन दो वी वर अहेड मोस्ट ऑफ द डेकेड्स इन आवर शेयर्ड हिस्ट्री, हम पिछले 2 डेकेड्स एंड अबव से उनसे पीछे हैं। 3 ऐसी स्ट्रक्चरल डिसीजन जिसकी वजह से गैप वाइड होता गया और हमें पीछे करता गया। पहला डिसीजन ये था कि हमारी मिलिट्री स्पेंडिंग जो थी वो ज्यादा है ओवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग। पाकिस्तान कंसिस्टेंटली 15 to 20% ऑफ इट्स फेडरल बजट जो है डिफेंस पर लगाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ जीडीपी, अराउंड $9 बिलियन। हमारी इकोनॉमी के साइज के लिए जो फिगर है, इट इज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोपोर्शन। ये कोई क्रिटिसिज्म या तनकीद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन है। डिफेंस हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है, कीपिंग इन माइंड कि हमारे हॉस्टाइल नेबर्स हैं, हर मुल्क को डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सिंस इंसेप्शन ये जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, इसका जो ट्रेड ऑफ है वो विजिबल है। इंडिया का डिफेंस बजट हमसे कई ज्यादा है, तकरीबन 10 गुना हमसे ज्यादा उनका डिफेंस बजट है। $86 बिलियन दे स्पेंड ऑन देयर डिफेंस। इंडिया इज अ मच लार्जर इकोनॉमी, सो इस अमाउंट का जो ट्रेड ऑफ है इंडिया के लिए वो हमसे छोटा और कम है, और उनका जो डेवलपमेंट बजट है इसको वो स्पेंड करते हैं, इट रिमेन्स लार्जर। दूसरा फैसला, अगेन हमारा जो टैक्स बेस है वो कभी बिल्ड ही नहीं हुआ, डेवलप ही नहीं हुआ। हमारा लोएस्ट जीडीपी टू टैक्स रेशियो है बिटवीन 9 to 10%, रीजन के अंदर लोएस्ट है। इंडिया का तकरीबन 15% तक ग्रो कर चुका है। इसका मतलब यह कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कम रेवेन्यू कलेक्ट करता है, और जब ऐसा हो सो वो टैक्सेस इंक्रीज करता है, जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं, और बोरोइंग भी इंक्रीज कर लेता है। सो इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट, इट कैन नॉट बिल्ड रोड्स विदाउट बोरोइंग, इट कैन नॉट फंड यूनिवर्सिटीज, कैन नॉट डेवलप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स विदाउट द IMF। तो पाकिस्तान कर्जे लेता ही रहेगा जब तक हमारा टैक्स नेट जो है वो फैलता नहीं है, ब्रॉड नहीं होता, वाइडन नहीं होता। और ये क्यों हम नहीं कर पाते? क्योंकि जो पॉलिटिकल एलीट क्लास हैं उनको नया सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, और वो सिस्टम जो है वो उनको फेवर नहीं करेगा, बिकॉज करंटली दे आर लार्जली एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग ह्यूज टैक्सेस। तीसरी वजह, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कभी हमारी प्रायोरिटी रही नहीं। पहले मैंने डिस्कस किया था कि हम तकरीबन 5 लाख ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस करें जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, लेकिन डीपर इशू करिकुलम नहीं हमारा, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो कि कंसिस्टेंटली लोएस्ट रहा है साउथ एशिया के अंदर। इंडिया ने इन्वेस्ट किया एजुकेशन पर, नॉट परफेक्टली, नॉट विदाउट करप्शन, बट डायरेक्शनली। इंडिया ने डिसाइड किया कि उनको इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और इसको उसने नेशनल प्रायोरिटीज बनाया। और इन इन्वेस्टमेंट्स ने इंडिया का आईटी सेक्टर प्रोड्यूस किया, जो तकरीबन साल का $350 बिलियन प्लस एनुअली रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंडिया के लिए। हमने भी डिसीजंस ली, बट हमारी डिसीजंस थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज थी। वो जो डिसीजंस हमने बनाई, क्या वो कॉन्शियसली बनाई, और या वो एक डिफॉल्ट पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेटस को के मुताबिक देखते हुए हमने बनाई? इंडिया की इकोनॉमी बेशक इस टाइम हमसे भी आगे है, बट इट इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी विदाउट सीरियस क्वालिफिकेशंस। इंडिया में इस टाइम तकरीबन 25 करोड़ ऐसे लोग हैं हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये तकरीबन हमारी इंटायर पॉपुलेशन के बराबर है। इंडिया के पास फार्मर सुसाइडल क्राइसिस है, जहां पर किसान कर्जे की वजह से, फसल ना उगने की वजह से, क्लाइमेट की वजह से खुदकुशी कर लेता है, अपनी जान ले लेता है। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स इश्यूज अलग चल रहे हैं, वहां पर अमीर अमीर होता गया, मिलियनियर्स बिकेम बिलियनियर्स, और जो गरीब है वो गरीब होता गया, और जो मिडिल क्लास है उनकी भी वहां पर क्रश होती गई है। रियल पॉइंट ये नहीं है कि कौन बेहतर और कौन बेहतर नहीं है, रियल पॉइंट ये कि जो डेटा में दिखाता है, जो डिसीजन है, जो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमने उन पे गौर व फिक्र करना है। इंडिया ने 1991 में फैसले किए अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए, लाइसेंस आंचो खत्म करने के, उसका जो अभी कंपाउंड है, हम तकरीबन अभी कई डेकेड्स बाद भी उसको देख रहे हैं। पाकिस्तान ने जो डिसीजंस ली इस दौरान, नेशनलाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, IMF डिपेंडेंसी, अंडर
इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड लो टैक्स कलेक्शन, इन चीजों ने कंपाउंड किया इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहां पर एक और आपको मैं फैक्ट बताऊं जो कि शायद आपको अच्छा ना लगे, बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री दैट डिड नॉट एग्जिस्ट अंटिल 1971, अ कंट्री व्हिच वाज वंस पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और 1971 में कई इकोनॉमिस्ट ने और कई थिंक टैंक्स ने यह कहा कि बांग्लादेश इज डीम्ड टू कोलैप्स, और बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया in terms of GDP per capita। GDP per capita income क्या होता है कि it's the total output of the country, जो एक कंट्री ने टोटल चीजें बनाई हैं, डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन। बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री which is younger than most पाकिस्तानी मिडिल एज पॉपुलेशन, it is ahead of us by the most fundamental economic measures। ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है इस वीडियो की, वो सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि आज हम उन मुल्कों से क्यों पीछे हैं जिनसे हम कई डेकेड्स आगे थे इन आवर शेयर्ड हिस्ट्री। हमारी प्रॉब्लम्स का अंडरलाइंग पैटर्न सेम है, स्ट्रक्चरल डिसीजंस, वीक गवर्नेंस, हमें नहीं पता कि पैसा कहाँ लगाएं, कब लगाएं, किसको एग्जेम्प्ट करें टैक्सेशन से, क्या बनाएं, हमारी फ्यूचर पॉलिसीज क्या हैं, ह्यूमन कैपिटल को अहमियत बनानी चाहिए, दुनिया के ट्रेंड्स का हमने अपने आप को चलाना है, और ये वही फैसले हैं जो हमारा कल भी डिसाइड करेंगे, कल के आने वाली डेकेड्स भी ये डिसाइड करेंगे। हमारी जो भी कंडीशन है खाली बैड लक नहीं, और ना ही हम अपने हमसायों पर इल्जाम लगा सकते हैं। ये हमारे उन फैसलों के कंपाउंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कुछ फैसले हमने जान के किए, कुछ हमसे गलती से हुए, और कुछ हमने बाय डिफॉल्ट कर दिए। दुनिया जो है इट मेक्स मोर सेंस जब आप सरफेस से बियॉन्ड देखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक क्लियर पिक्चर दी है तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें जो पाकिस्तान के मुतालिक कंफ्यूज्ड हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों हैं, जबकि तारीख में हमें खुशहाल और एक प्रोग्रेसिव मुल्क थे एंड वी हैड अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी।